मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के अंतर्गत क्रिया पढ़ाऊंगी। क्रिया जिस पद से किसी कार्य के करने का बोध हो या किसी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था या स्थिति का बोध हो या किसी घटना के घटित होने का संकेत मिले तो जो है वह क्रिया कहलाता है। क्रिया के भेद, क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे मूल क्रिया और व्युत्पन्न क्रिया। मूल क्रिया के अंतर्गत जो है मूल क्रिया में दो प्रकार की होती है, जैसे अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। फिर है व्युत्पन्न क्रिया। व्युत्पन्न क्रिया के अंतर्गत भी दो भेद हैं इसके, प्रेरणार्थक क्रिया और व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया। तो अभी मैं आप लोगों को मूल क्रिया बता रही हूँ। भाषा में अन्य शब्दों की तरह कुछ क्रिया शब्द भी रूढ़ हो गए हैं। ये प्रचलित रूढ़ शब्द जो है मूल क्रिया या सरल क्रिया कहलाते हैं ना। तो ये क्रियाएं अन्य किसी क्रिया से व्युत्पन्न नहीं होती हैं। ये जो होती हैं किसी अन्य क्रिया से व्युत्पन्न नहीं होती हैं और न ही दो तीन क्रियाओं के योग से बनती हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, सोना, आना जाना आदि ना। इनमें जैसे खा, पी, पढ़, लिख, आ, जा धातु से के रूप हैं, जिन्हें सरल धातु में भी कहा जाता है। मूल क्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया ना। तो पहले आप लोगों को अकर्मक क्रिया के बारे में बता रहे हैं। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, ठीक, वाक्य में जो है जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है उसे जो है अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, सोना, भागना, उठना, बैठना, लेटना, डूबना आदि। फिर है सकर्मक क्रिया। वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है उसे जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना आदि ना। तो अकर्मक क्रिया जो होती है, अकर्मक क्रिया की परिभाषा आप लोगों को बताया, जो क्रिया अपने आप में पूर्ण होती है, जैसे सोना, हंसना, दौड़ना, आना जाना ना। तो अकर्मक क्रिया में भी जैसे दो भेद होते हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और जो है अपूर्ण अकर्मक क्रिया। ठीक, पूर्ण अकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, जैसे अवस्था स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरा है गतिबोधक या गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया ना। और अपूर्ण अकर्मक क्रिया में क्या होता है, इन क्रियाओं को अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए कर्ता से संबंध रखने वाले पूरक शब्द की आवश्यकता होती है। ये क्रियाएं स्वतंत्र रूप से अपने अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम नहीं होती हैं, जैसे लगना, होना, निकलना आदि क्रियाओं के अर्थ को पूर्णता के लिए पूरक का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अब वह स्वस्थ है ना, तो स्वस्थ है। ऐसे ही दुकानदार ईमानदार है तो ईमानदार है। तो इन वाक्यों में जैसे स्वस्थ या ईमानदार पूरक शब्दों के कारण वाक्य पूरा है ना। तो ये जो है अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएंगे। ऐसे ही पूर्ण अकर्मक क्रिया, जो क्रिया अपने आप में पूर्ण होती है ना और इन्हें अपने साथ किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती, ये जो है पूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। इनके दो भेद आप लोगों को बताया, अवस्था या स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया, इसके द्वारा कर्ता की स्थिति अवस्था का पता चलता है। इन्हें अस्तित्ववाची अकर्मक क्रिया भी कहा जाता है। यदि आ जाए कि अस्तित्ववाची अकर्मक क्रिया क्या है, तो पूर्ण अकर्मक क्रिया के भेद के अंतर्गत अवस्था स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया को ही अस्तित्ववाची अकर्मक क्रिया कहा जाता है। ठीक, जैसे कि ईश्वर है ना, जो है यहाँ विद्यमान है तो ईश्वर है, ये जो है स्थित्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। फिर है गतिबोधक या गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। इन क्रियाओं को करते समय कर्ता गतिशील स्थिति में होता है, जैसे दौड़ना, भागना, चलना, फिरना आदि। जैसे सुधा आगरा जा रही है तो जा रही यहाँ पे गतिबोधक गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया होगी। तो मैंने अभी आप लोगों को मूल क्रिया के अंतर्गत अकर्मक और सकर्मक क्रिया के बारे में बताया ना। तो अकर्मक क्रिया मैंने बता दिया
अब सकर्मक क्रिया के बारे में फिर से बता रही हूँ कि सकर्मक क्रिया क्या है ना। ये क्रियाएं जो है कर्म की अपेक्षा रखती है। इसको मैंने शुरू में आप लोगों को परिभाषा बताई ना कि वाक्य में जो कर्म की अपेक्षा रखती हैं उन्हें जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ये क्रिया जो है कर्म की अपेक्षा रखती हैं। अकर्मक क्रिया की भांति सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, पूर्ण सकर्मक क्रिया और जो है पूर्ण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जो है जिसमें एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया होती है। ठीक, तो पूर्ण सकर्मक क्रिया जो क्रियाएं अपने अर्थ को स्वयं ही व्यक्त करने में सक्षम होती हैं वे जो है पूर्ण सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ये भी दो प्रकार की होती हैं, जैसे एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रियाएं। तो एक कर्मक जो पूर्ण सकर्मक क्रियाएं होंगी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक कर्मक ना, तो जो सकर्मक क्रियाएं एक कर्म लेती हैं वे एक कर्मक कहलाती हैं। जैसे सतीश हारमोनियम बजा रहा है, वैभव पत्र पढ़ रहा है, जिसमें एक कर्म पता चल रहा है ना, तो ये जो है एक कर्मक क्रियाएं। तो क्रिया के पहले क्या प्रश्न करने पर निर्जीव संज्ञाएं हारमोनियम पत्र शतरंज मतलब जिसे भी उदाहरण दिए गए हैं आप लोगों की पुस्तक में, इसके मतलब तात्पर्य यह है कि यह इसमें एक कर्म के माध्यम से होना, तो यहाँ पे जो है एक कर्म पूर्ण सकर्मक क्रिया होगी। ऐसे द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं जो क्रियाएं दो कर्म लेती हैं ना, एक कर्म में एक कर्म लेती हैं और द्विकर्मक क्रियाएं में द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं में दो कर्म लेती हैं। जैसे अंकुर ने अंशुमन को पुस्तक दी ना, तो अंकुर ने अंशुमन को पुस्तक दी, तो अंशुमन और पुस्तक दो कर्म हो गए यहाँ पे ना, तो ये जो द्विकर्मक क्रियाएं कहलाएंगे। जैसे वसुधा ने चाची को पत्र लिखा, तो चाची पत्र, ये भी जो द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं। ऐसे रूपाली ने शेफाली से कार खरीदी, तो रूपाली ने शेफाली से कार खरीदी, शेफाली और कार ये जो है दो कर्मक हो गए ना, द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रियाएं हो गई। फिर अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया में परिवर्तन कैसे किया जाता है। जैसे सकर्मक क्रिया है उसका अकर्मक क्रिया में परिवर्तन ना, तो क्रिया का सकर्मक या अकर्मक होना क्रिया की मूल प्रकृति से ना, क्रिया की मूल प्रकृति होते हुए भी प्रयोग में कभी कभी अकर्मक सकर्मक के रूप में और सकर्मक जो है अकर्मक रूप में प्रयुक्त हो सकती है। जैसे सकर्मक से जब अकर्मक बनाना रहे, तो जैसे विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहा है, तो यह जो है सकर्मक है, और यदि रहेगा विद्यार्थी इस विद्यालय में पढ़ रहा है, तो यह जो है अकर्मक हो गई। ऐसे ही बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, सकर्मक, बच्चे दिन भर खेलते हैं, अकर्मक। ठीक, फिर अकर्मक से सकर्मक बनाना, सजातीय कर्म लगने पर कुछ अकर्मक क्रियाएं सकर्मक का रूप ले लेती हैं ना, तो जैसे आपस में क्यों लड़ रहे हो ना, प्रश्नवाचक रहेगा तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। और अगर रहेगा शिवाजी ने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, तो यह जो है सकर्मक हो जाएगा। बच्चे दौड़े, अकर्मक, अगर रहेगा बच्चों ने दौड़ी, तो यह जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब मैं आप लोगों को व्युत्पन्न क्रिया के बारे में बता रही हूँ ना, तो व्युत्पन्न क्रिया कुछ क्रियाएं मूल क्रियाओं से उत्पन्न होती हैं, तो वो जो है व्युत्पन्न क्रिया कहलाती हैं। ये क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया और आप लोगों को बताया मैंने कि प्रेरणार्थक क्रिया और क्या है व्युत्पन्न कर्मक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया और सकर्मक अलग है, दोनों को मिलाना नहीं चाहिए। जैसे सृष्टि पतंग उड़ा रही है या सृष्टि तितली उड़ा रही है, पहले वाक्य में क्या है उड़ाना, तो सकर्मक क्रिया है। कारण क्या है कि प्रश्न करें कि क्या उड़ा रही है, तो उत्तर क्या है पतंग ना, तो पतंग जो है निर्जीव है, तो अतः यहाँ पे पतंग उड़ाना कर्म है। दूसरे वाक्य में ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तितली उड़ रही है ना, तो तितली तो सजीव है। ठीक, तो ऐसे ही अगर रहेगा सृष्टि तितली को उड़ने के लिए प्रेरित कर रही है ना, या प्रेरणा पाकर तितली खुद उड़ रही है, तो पहले वाक्य में क्रिया एक ही थी, दूसरे वाक्य में क्रिया क्या है दो क्रियाएं हैं ना,
क्रिया के अंतर्गत आएंगी। तो एक होती है प्रथम प्रेरणार्थक ना, दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रथम प्रेरणार्थक में प्रथम प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक सकर्मक क्रियाओं की, जैसे जो मूल क्रियाओं में आ लगाकर व्युत्पन्न होती हैं, जिसमें दो प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे राम अपने कुत्ते को रोटी खिला रहा है ना, तो राम क्या है, प्रेरक संज्ञा, कुत्ते को प्रेरित संज्ञा हो जाएगा, रोटी क्या हो जाएगी, कर्म ना, और खिला रहा है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो इस वाक्य में क्या है, खिलाना क्रिया का कर्ता, मतलब खिलाना जो है, खिलाना का कर्ता क्या है, कुत्ता। ऐसे द्वितीय प्रेरणार्थक में अकर्मक सकर्मक में वा जुड़कर व्युत्पन्न होने वाले तृतीय प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। कभी कभी तीन प्रक्रियाएं भी समाहित हो सकती है। जैसे महादेवी ने भक्तिन से गिलहरी को दूध पिलवाया, तो महादेवी ने मतलब प्रेरक संज्ञा, भक्तिन से प्रेरित संज्ञा, गिलहरी को जो प्रेरित संज्ञा ही है। ठीक, दूध क्या है, कर्म है, पिलवाया क्या है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, फिर है व्युत्पन्न क्रिया के अंतर्गत जो दूसरा भेद है, व्युत्पन्न अकर्मक क्रिया। इसमें क्या है, प्रेरणार्थक क्रियाओं की भांति यह भी मूल सकर्मक क्रियाओं से ही व्युत्पन्न होती है। जैसे खोलना से खुलना, उठाना से उठना या उड़ाना से उड़ना। ठीक, अब जैसे कि तितली उड़ रही है, यह जो है अकर्मक क्रिया है, तितली उड़ रही है, यह जो है अकर्मक क्रिया है। और यदि रहेगी पतंग उड़ रही है, तो यह जो क्या हो जाएगी, व्युत्पन्न कर्मक क्रिया। अब मैं आप लोगों को नाम धातु क्रियाएं, समस्त क्रियाएं, मिश्र क्रियाएं और संयुक्त क्रियाओं के बारे में बताऊंगी ना। तो सबसे पहले नाम धातु क्रियाएं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि से जो धातुएं बनती हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि से जो धातुएं बनती हैं, वे जो है नाम धातु कही जाती है। जैसे संज्ञा से खर्च, तो खर्चना, रंग से रंगना, हाथ से हथियाना, लालच से क्या हो जाएगा, ललचाना। ऐसे विशेषण से कैसे बनेगी, गर्म है तो गरमाना, सठ है तो सठियाना, सर्वनाम से अपना है तो क्या हो जाएगा, अपनापन, और अनुकरण वाची से हिन है तो हिनहिनाना, खटखट शब्द है तो खटखटाना। फिर है समस्त क्रिया, ये क्रियाएं दो धातुओं के योग से बनती हैं। दोनों क्रियाओं का अर्थ जो है, दोनों क्रियाओं का अर्थ बना रहता है। जैसे अब रमेश उठ बैठ सकता है, या डॉक्टर ने चलने फिरने की अनुमति दी। तो जो भी वाक्य मैंने भी आप लोगों को बताया, इसमें जैसे उठना बैठना अर्थात उठ भी हो सकता था, बैठ भी हो सकता था, तथा चलना फिरना अर्थात चल भी नहीं सकता था, फिर घूम भी नहीं सकता था। दोनों अर्थ में बने रहते हैं ना। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को उदाहरण बताया था, अब रमेश उठ बैठ सकता है, डॉक्टर ने चलने फिरने की अनुमति नहीं दी ना। तो अगर नहीं दी तो इसमें मतलब चल भी नहीं सकता था, हो सकता था, और अगर अनुमति दे देती तो चल सकता था। मतलब इसमें जो है क्या होता है, दोनों क्रियाओं का अर्थ जो है बना रहता है। फिर है मिश्र क्रियाएं। मिश्र क्रिया में पहला अंश संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण का रहता है और दूसरा भाग क्रिया का होता है। इस क्रिया को क्रियाकर कहते हैं। ठीक, सहायक क्रिया के प्रत्यय इसी क्रियाकर में ही लगे रहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द है याद, तो क्रियाकर क्या हो जाएगा, याद। ठीक, संज्ञा शब्द है याद, तो क्रियाकर क्या हो जाएगा, आना। तो मिश्र क्रिया क्या बन जाएगी, याद आना। ठीक, ऐसे ही पीड़ा शब्द है, संज्ञा शब्द है, और देना क्या हो जाएगा, क्रियाकर। तो क्या हो जाएगा, मिश्र क्रिया क्या होगी इसमें, पीड़ा देना। ठीक, ये मैंने संज्ञा शब्द। ऐसे ही विशेषण से जैसे बुरा क्रियाकर हो जाएगा लगना ना, तो मिश्र क्रिया क्या बन जाएगी, बुरा लगना। ऐसे ही
प्यारा शब्द क्या है, विशेषण शब्द है, और इसमें क्रिया का अगर लगा देंगे लगना तो प्यारा लगना मिश्र क्रिया बन जाएगी। ऐसे ही क्रिया विशेषण शब्द है जैसे बाहर या भीतर ना, तो बाहर शब्द क्रिया विशेषण है यहाँ पे, और इसमें करना शब्द जो है क्रिया कर, तो क्या हो जाएगा बाहर करना। और ऐसे ही भीतर करना, तो भीतर क्रिया विशेषण है और करना यहाँ पे क्रिया कर, तो भीतर करना मिश्र क्रिया हो जाएगी। फिर अब मैं आप लोगों को संयुक्त क्रिया के बारे में बता रही हूँ। संयुक्त क्रिया क्या होती है, इसमें क्रिया समस्त क्रिया के भांति दो धातुओं से बनती है, पर मुख्य अर्थ पहले वाली क्रिया का रहता है ना। दो धातुओं से तो बनती है लेकिन मुख्य अर्थ पहले वाली क्रिया का ही रहता है, जैसे कर लेना, चल देना, आ जाना ना, इनमें जो है दो दो क्रियाएं हैं परंतु अर्थ पहले वाले से ही ज्ञात हो रहा है ना। जैसे चल देना तो चल, ठीक। जैसे बछड़ा डूब गया, इसमें दो क्रियाएं हैं ना, तो पहले वाक्य में जैसे बछड़ा डूब गया और दूसरे वाले में है बिल्ली डूब मरी ना, तो पहले वाक्य में जरूरी नहीं कि उसकी मृत्यु हो गई, दूसरे वाक्य में मरने का संकेत है और डूब से डूबकर मरने का संकेत है ना। तो यहाँ पहले वाक्य की क्रिया संयुक्त क्रिया है क्योंकि मुख्य अर्थ पहले क्रिया डूब से निकलता है, और दूसरे वाक्य में डूब कर अर्थात यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होगी, है ना। तो अभी मैंने आप लोगों को जो है क्रिया के बारे में बताया, तो अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।